गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। सो दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज। अभी तक जो पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने एडवेंट्स ऑफ द यूरोपियंस देखा, कैसे यूरोपियंस यहाँ पे आए, किन सी रूट से यहाँ पे आए, एज अ ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पे आई। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की कि वाई एवरी फॉरिनर वॉज हैविंग आइज ऑन द बंगाल। क्यों डच बंगाल की तरफ जा रहे थे, क्यों फ्रेंच बंगाल की तरफ जा रहे थे, उस बंगाल में था क्या, वो हमने कवर किया। हमने ये भी देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या वी कैन से इंग्लैंड और वी कैन से ब्रिटेन, उन्होंने कैसे अपने पैर मजबूत किए बंगाल में आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। नाउ ये सारी चीजें हमने देखी। अब थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ टॉपिक्स जो है वो हम लास्ट में करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव द मराठास, जो एंग्लो मराठा वार है, एंग्लो मैसूर वार है, एंग्लो सिख वार है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आई विल कवर देम। उनको मैं लास्ट में एक मैराथन सेशन में कवर करूंगा, ठीक है। या छोटी छोटी वीडियोस उनके लिए मैं डालूंगा ताकि वो भी कवर हो जाए। वहां पे ज्यादा बैटल्स ही है और कुछ ट्रीटीज है, उनके बारे में आई विल ट्राई टू कवर। नाउ आज जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। That will be the constitutional history. This is called the constitutional history. Now, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हमें ये चीज समझनी है। We can say this constitutional history is the consolidation of the British Empire. This we are talking about consolidation now. We are talking about कंसोलिडेशन। हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, बिकॉज देयर वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिंग टू ए पॉलिटिकल पावर। आप जो देख रहे हो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यू सी देयर इज अ ट्रांजिशन। क्या था? ट्रांजिशन था। देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिक्स। देयर फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल पावर। सो यहां पे हम ये ट्रांजिशन देख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने देखा कि दे ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इट्स कंट्रोल। आप देखिए, इन्होंने ग्रेजुअली एक्सपेंड कर लिया अपने कंट्रोल को थ्रू द कॉन्क्वेस्ट्स। नाउ और एक चीज, ये तो हमने देखा कि देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिंग टू अ पॉलिटिकल पावर। अब इस पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट तो करना है। हम ये भी कह सकते देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम कमर्शियल टू टेरिटोरियल एंटिटी। क्या था? शिफ्ट फ्रॉम कमर्शियल टू टेरिटोरियल एंटिटी। टेरिटोरियल एंटिटी, टेरिटोरियल एंटिटी, ठीक है। पहले तो प्राइमरली इट वाज एन कमर्शियल कंपनी, ये कमर्शियल कंपनी थी, ट्रेड करने आई थी, लेकिन फिर ये प्रिडोमिनेंटली टेरिटोरियल बन गई। यहां पे इन्होंने यहां पे फिर एरिया कब्जाने लगे, यहां से टैक्स कलेक्ट करने लगे, सब कुछ करने लगे। एंड नॉट ओनली दीज थिंग्स, क्या हम बोलेंगे कि कंसोलिडेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन दो पॉइंट्स के लिए थी? नो, द बिगेस्ट पॉइंट फॉर दिस वाज द मिसयूज ऑफ पावर। There were a number of issues with the company administration. So ये चीज भी हमें देखनी है। There was widespread abuse of authority by the company officials, widespread abuse. ठीक है। अब इसमें जो ब्रिटेन में बैठे लोग थे वो कंसर्न होने लगे, भाई साहब ये तो हो रहा है, अब हमारे हाथ से कहीं सब कुछ ना चला जाए। सो दे स्टार्टेड, कि उन्होंने अब स्टार्ट किया इनको कंसोलिडेट करना, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल के अंदर लाना। दैट मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लाना। सो देयर वाज द इंटरवेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ देयर वाज द इंटरवेंशन कि अब पार्लियामेंट देखेगा इन सारी चीजों को, तो वो चीज। नाउ फर्स्ट लेट मी गिव यू द स्ट्रक्चर, लेट मी गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ कैसा इसका स्ट्रक्चर था। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दे दूं आपको, स्ट्रक्चर दे दूं। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ये आप मान लो, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी,
अब देखिए स्ट्रक्चर, जो अपर सबसे अपर वैल्यू था दैट वाज द क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, द हाइस्ट पावर वाज विथ क्वीन एलिजाबेथ, ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो पावर था दैट वाज विद द जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देयर वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बोर्ड मीटिंग होती थी, ठीक है, डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी, सो वी कैन से जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जनरल कोर्ट था। इसके बाद देयर वर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम, बस आप ये याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड आफ्टर दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद यहां पे क्या था, यहां पे हमारे पास गवर्नर्स थे, गवर्नर्स, गवर्नर्स। और गवर्नर्स क्या थे, 3 जगह के, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसीज थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली जो हमारे पास थी दैट वाज, सबसे बड़ी कौन सी थी, मेन कौन सी थी, दैट वाज बंगाल। एंड साउथ में हमारी दैट इज मैड्रास, और हमारी वेस्ट में दैट्स बॉम्बे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रक्चर। ये था स्ट्रक्चर इनका रूल करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दैट अपर में क्वीन एलिजाबेथ, आफ्टर दैट देयर इज अ जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आफ्टर दैट देयर वर गवर्नर्स। लेकिन एक चीज आपको देखनी है, अब इसी स्ट्रक्चर में आप देखोगे चेंज हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, यू विल सी द चेंज इन दिस स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अ बिट। ये आपको याद रखना है, ये आप दिमाग में रख लेना। अब इसके बाद वी विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1599 में, 1599 में देयर वाज मोनार्की, देयर वाज मोनार्की इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, ठीक है, 1599 में। और उसके बाद यहां पे इंग्लैंड में आती है, ये मोनार्की का सिस्टम है, यहां पे मोनार्की होती है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है इंग्लैंड में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसकी मदद से इंग्लैंड में क्या काम होता है, पार्लियामेंट की पावर बढ़ जाती है। पार्लियामेंट की पावर क्या, पार्लियामेंट की पावर बढ़ जाती है। अब पावर, पार्लियामेंट कंसोलिडेट करता है पावर, और मोनार्की की पावर कम होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मोनार्की की पावर कम हो जाती है। और इसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पे आई थी, दैट्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ऑफिस था लंदन में, लंदन ऑफिस, ऑफिस इसका कहां पे था, लंदन में। सो डिसीजन मेकर्स जो इस कंपनी के थे, देयर वर 24 डिसीजन मेकर्स, 24 डिसीजन मेकर्स। आप अभी भी देखते हो कि अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हो तो वहां पे आपके पास शेयर होल्डर्स होते हैं। सो दीज 24 वर हैविंग द मेजर शेयर, दे वर द शेयर होल्डर्स, एंड दीज शेयर होल्डर्स वर कॉल्ड एज द डायरेक्टर्स। इनको ही कहा जाता था डायरेक्टर्स। इनको क्या कहा जाता था, डायरेक्टर्स। सो दे वर कंसिडर्ड एज द डायरेक्टर्स, और इनको एनुअली इलेक्ट किया जाता था बाय द शेयर होल्डर्स। ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते थे इसमें, लेकिन इनको जो है अब 24 ही शेयर होल्डर्स नहीं होते, यहां पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। तो वो क्या काम करते थे, वो इन डायरेक्टर्स को अपने में से ही चुनते थे, अपने में से ही वो इन डायरेक्टर्स को चुनते थे 1 साल के लिए, ठीक है। और जब कोई भी बोर्ड मीटिंग होती थी, उस बोर्ड मीटिंग को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इसको क्या कहा जाता था, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपको याद रखना। अब यहां पे देखिए, यहां पे गेम ये होता है, अब यहां पे गेम चेंज हो जाता है।
31 दिसंबर 1600 में क्या होता है? 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में कंपनी क्या काम करती है? वो ब्राइब करती है क्वीन एलिजाबेथ को, ब्राइब, क्वीन को भाई साहब पैसे दिए जाते हैं। और क्वीन क्या काम करती है? वो क्वीन इनको एक चार्टर देती है, दैट इज लाइसेंस देती है, दैट इज लाइसेंस टू ट्रेड। क्वीन क्या काम करती है? वो लाइसेंस टू ट्रेड देती है, लाइसेंस टू ट्रेड। और ये लाइसेंस टू ट्रेड इज फॉर द 15 ईयर्स। बोलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को आप 15 साल के लिए एशियन वाटर्स में जाके, नॉट इंडिया, एशियन वाटर्स, 15 साल के लिए एशियन वाटर्स, एशियन वाटर्स, आप एशियन वाटर्स में जाके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो हमने चीजें देखी, जहांगीर के पास आए, और जहांगीर के पास के बाद से फिर उन्होंने यहां पे अपने जो है ट्रेड स्टार्ट किया, ट्रेड मोनोपोली स्टार्ट की यहां पे। लेकिन लेकिन अब यहां पे तो कंटिन्यूअस ये ट्रेड कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ यहां ऑफिशियल्स इंडिविजुअल ट्रेड में ज्यादा भरोसा करते हैं और वो खुद के लिए पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, और कंपनी को थोड़ा सा नुकसान होता है। अब कंपनी को यहां पे जंग भी लड़ने पड़ते हैं। ठीक है, कंपनी को यहां पे जंग भी लड़ने पड़ते हैं, और जंग लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए। तब कंपनी क्या काम करती है? कंपनी 1771 टू 1772 में, 1771 से लेकर 1772 में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के पास जाती है लोन के लिए। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क्ड फॉर द लोन। बोलते गवर्नमेंट को भाई साहब हमें लोन दे दो, और पार्लियामेंट विलिंग नहीं होता है। पार्लियामेंट बोलता है भाई साहब नहीं, पार्लियामेंट जो है वो बोल रहा है नहीं, हम नहीं दे सकते आपको लोन। ठीक है, बोलते हैं हम आपको लोन नहीं देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, हम आपको दे सकते हैं पैसे, आप ये मोनोपोली अबॉलिश करो। जो आपने एशियन वाटर्स में, इंडिया में जो ये ट्रेड मोनोपोली रखी है, जो ये कैपिटलिस्टिक माइंडसेट रखा है, आप इसको खत्म कीजिए। और कंपनी क्या काम, और गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है, दैट्स कॉल्ड द सिलेक्टिव कमिटी इन 1772। सिलेक्टिव कमिटी, सिलेक्टिव कमिटी ऑफ 1772, सिलेक्टिव कमिटी ऑफ 1772। ठीक है, अब जब ये सिलेक्टिव कमिटी बनती है, तो इसके साथ अब गवर्नमेंट क्या काम करती है? एक तो लोन देती है, लोन अप्रूव किया जाता है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एक फरमान भी लेके आती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दैट इज नोन एज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. So this become the first act that was brought by the Britishers here. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। नाउ what were the main provisions of this regulating act? So we can go through, जो हम बोलते हैं कि based on the committee report, जो committee report, जो selective committee बनाई गई थी in the 1772, this gave the report in 18th May 1773। ये जो रिपोर्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में चलो अब पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिली तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो कमिटी इन्होंने बिठाई थी, इस टाइम पे जो कमिटी को हेड कर रहा होता है, इस सिलेक्टिव कमिटी को, दैट इज लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, ही वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और ये एक बिल ये पेश करते हैं ऑन द 18th May 1773। सो दिस केम इन, एक तो ये इस पे क्यों जो ये सिलेक्टिव कमिटी बिठाई गई होती है, इस सिलेक्टिव कमिटी के रिपोर्ट के बेसिस पे ये क्या बिठाते हैं? दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एंड दिस केम ऑन 18th May।
18 में 1773 पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, और इसी एक तो सिलेक्टिव कमेटी पे ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट मिला था, और उसके अलावा लोन अप्रूव किया गया था। और कितना लोन अप्रूव किया गया था? दैट वाज 1,40,000 पाउंड्स। 1,40,000 पाउंड्स एट द इंटरेस्ट ऑफ 4%। ठीक है, इसके लिए असल में अलग जो है एक्ट लाया गया था लोन के लिए। ठीक है, नाउ वी विल गो थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखिए द मेन प्रोविजंस। एक सेकेंड। नाउ दिस रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए पहली चीज जो रेगुलेटिंग एक्ट में लिखी गई थी दैट वाज कि कंपनी जो है उसको अलाउ किया जाएगा कि दे कैन रिटेन इट्स टेरिटरीज इन इंडिया, बट इसकी जो एक्टिविटीज होगी वो रेगुलेटेड होगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे सबसे जो खतरनाक चीज थी दैट वाज कि जो हमने देखा कि देयर बाय द जो 24 डायरेक्टर्स वुड बी इलेक्टेड। 24 डायरेक्टर्स, 24 डायरेक्टर्स ये क्या होंगे? ये इलेक्ट होंगे कहां पे? इंग्लैंड में। ठीक है, दे विल बी इलेक्टेड। एक चीज यहां पे बोली गई कि जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, दिस 24 दैट आर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, दूसरा पॉइंट, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ये क्या काम करेंगे? दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द रिपोर्ट्स, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो रेवेन्यू मैटर हो। ठीक है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो आपके पास मिलिट्रीली रिपोर्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिपोर्ट हो, आपको सारी रिपोर्ट्स क्या काम करनी पड़ेगी? सबमिट रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। दैट इज द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, जो वहां पे थी, गवर्नमेंट के सामने आपको रखना पड़ेगा। एंड ये भी बोला गया देयर विल बी नो प्राइवेट ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड बोला गया इस टाइम पे नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज यहां पे क्या हुई कि जो अभी तक द गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि द गवर्नर ऑफ बंगाल ही वाज प्रमोटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बनता है? गवर्नर ऑफ बंगाल ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है और बोला जाता है कि दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये क्या काम करेगा? इसको असिस्ट करेंगे, इसको असिस्ट करेंगे। ही विल बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मेंबर्स एंड देयर विल बी 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स, 4 COM, काउंसिल ऑफ मेंबर्स। सो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस विल बी 4+1 जो काउंसिल होगा, दिस विल बी द काउंसिल। काउंसिल स्ट्रक्चर वाज 4+1, दैट इज 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो इसको असिस्ट करेंगे, एक गवर्नर जनरल का जो एक गवर्नर जनरल जो खुद गवर्नर जनरल है। एंड दिस स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड एज गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस वाज कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीज हमें याद रखनी है। और यहां पे और एक डिसीजन भी लिया गया कि भाई साहब अगर कोई भी चीज पे आपको इंडिया में कुछ भी करना है, कुछ भी आपको करना है, सो द डिसीजन विल बी टेकिंग बाय द मेजॉरिटी बाइंडिंग। मेजॉरिटी जो होगी दैट मींस 5 पर्संस, यहां पे 5 है, डिसीजन विल बी टेकिंग विद द मेजॉरिटी एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल। ये चीज आपको याद रखना है। यहां पे जो भी काउंसिल में फैसला लिया जाएगा, डिसीजन जो है डिसीजन वो किससे होगा? मेजॉरिटी वोट से, मेजॉरिटी वोट एंड विल बी बाइंडिंग ऑन गवर्नर जनरल। ठीक है, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल।
That means Governor General has the both an ordinary and casting vote, but no veto. नो वीटो पावर। यहां पे आपको याद रखना है, एक बार आया था एक क्वेश्चन में कि गवर्नर जनरल वाज हैविंग द वीटो, वाज गिवन वीटो बाय द सिलेक्टिव कमिटी, और वी कैन से द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नो, ही वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द वीटो पावर टिल नाउ। राइट नाउ नथिंग कॉल्ड द वीटो, बट आफ्टर दैट यू विल सी देयर इज अ वीटो। ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर इफ इन द केस ऑफ इक्विटी ऑफ वोट्स व्हाट विल हैपन? इन द केस ऑफ इक्विटी ऑफ वोट्स, सो आप देखिए पहले ये 4 वोट करेंगे। इफ देयर इज द इक्विटी ऑफ द वोट्स, इफ देयर इज द इक्विटी ऑफ द वोट्स बिटवीन दीज 4, देन गवर्नर जनरल वुड हैव द कास्टिंग वोट। ठीक है, वुड हैव द कास्टिंग वोट। और भी यहां पे बोला गया कि जो गवर्नर, मैंने आपको इससे पहले ही बोला, गवर्नर जब बंगाल विल बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो दैट मीन्स द गवर्नर्स ऑफ बंगाल, the governors of Madras and Bombay, they were subordinate to the Governor General Executive Council. They were subordinate to these. ठीक है। और यहां पे और एक चीज जो हमें याद रखनी है, द इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पे हुई थी, दैट इज यहां पे बोला गया था, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, द एक्ट ट्राइड टू एस्टैब्लिश एंड एम्पावर सेंट्रल अथॉरिटी, यहां पे सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। ठीक है, establish एक सेकेंड, establish सुप्रीम कोर्ट। इसमें इसकी बात हुई थी 1773 में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास बना, फिर इस्टेब्लिश हुआ, दैट इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1774। 1774 में फिर ये बना। ठीक है, 1774 में फिर हमने देखा कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो बना, दैट इज इन द 1774। ठीक है, कैलकाटा में। एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस? फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज दैट इज इलाइजा इम्पे, ELIJAH, इलाइजा इम्पे। He was the first chief justice. He was the first chief justice. ठीक है। और यहां पे ये भी बोला गया है क्या, एक तो हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, वी आर एस्टैब्लिशिंग, दे हैव एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट इन द कैलकाटा इन 1774। इट वुड हैव द चीफ जस्टिस एंड इट विल ऑल्सो हैव द 3 सबऑर्डिनेट जजेस। कितने होंगे? 4 यहां पे होंगे। 4 में क्या क्या होंगे? एक चीफ जस्टिस होगा और 3 सबऑर्डिनेट जजेस होंगे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहां पे जो है ये खास चला नहीं रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, देयर कम्स द अनदर एक्ट एंड दैट्स कॉल्ड, इसके बाद असल में अमेंडमेंट हुई थी इसकी, जो हम और एक एक्ट बोलते हैं, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहां पे कुछ ही चीजें, गवर्नर बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये चीज आपको याद रखनी है। डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लिया जाएगा, देयर विल बी नो बाइंडिंग वीटो पावर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो, इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वी कैन से। ये चीज गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारे पास था, दैट वाज 4+1, और वी कैन से गवर्नर जनरल्स इन काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 1774 में। इलाइजा इम्पे बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस कम टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1884। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, मैं 1784 पे जाऊं, 1784 से पहले एक चीज मुझे यहां पे दिखानी है, दैट इज देयर वाज द अमेंडिंग एक्ट। अब इसको अमेंड भी किया गया था, दिस एक्ट ऑफ 1772 जो हमारे पास है, दिस एक्ट वाज amended, and that amended act is called Act of Settlement of 1781. What is Act of Settlement? सेटलमेंट ऑफ 1781। बहुत सारी बुक्स ने ये एक्ट नहीं लिखा है, उन्होंने स्किप किया है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ब्रिटिशर्स ने खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी। दैट मीन्स अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया एंड देयर वाज द कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में? सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था। क्यों? ये बोल रहा था ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था ये मेरा जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, बिकॉज दिस वाज लेफ्ट वेग इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहां पे बोला गया कि भाई साहब यहां पे क्या प्रोविजंस लाए गए कि भाई साहब जो गवर्नर जनरल हैं एंड इसका काउंसिल along with the जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट jurisdiction। मतलब हमारे पास गवर्नर जनरल ए और हमारे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस इसके अलावा कंपनी सर्वेंट्स, कंपनी सर्वेंट्स मतलब ऑफिसर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। और यहां पे और एक चीज भी बोली गई कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रेवेन्यू मैटर्स नहीं आएंगे। जो भी रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो गवर्नर जनरल के पास रहेगा, यह भी बोला गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें। ठीक है, यहां पे कुछ और भी चीजें थी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कैसे काम करेगी। कलकत्ता के लोग यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते थे कलकत्ता में, क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी और हिंदू पॉपुलेशन भी थी, ठीक ठाक पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है कि भाई साहब जो हिंदू एंड मुस्लिम्स हैं इनका जो जो आप जुरिस्डिक्शन बोल रहे हो, दे विल बी ट्राइड अंडर द रेस्पेक्ट टू पर्सनल लॉज। यहां पे पहली बार पर्सनल लॉज की बात हुई थी। ठीक है, दे विल बी ट्राइड अंडर देयर रेस्पेक्ट टू पर्सनल लॉज, ये बात की गई थी इसी में 1781 में। लेकिन ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस कम टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1784। चार्टर एक्ट ऑफ 1784, देखिए ये एक्ट्स ना इतने ही छोटे नहीं है, इनमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजें, बट वो हमारे काम की नहीं है, वहां से कुछ पूछा भी नहीं जाता है इसीलिए, और कोई भी बुक उन सब चीजों को कवर नहीं करती। इवन 1781 के एक्ट को भी बहुत सारी बुक्स ने कवर नहीं किया है, बट इंपॉर्टेंट है ये दो तीन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको कवर कराया यहां पे। नाउ वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1784 एंड दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1784 हैज अनदर नेम, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इट्स कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्योंकि इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है दैट्स पिट्स यंगा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ब्रिटेन का दैट इज विलियम पिट्स, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटेन का। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, नाउ हियर कम्स अनदर कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डबल गवर्नमेंट। हमने डबल गवर्नमेंट देखा था, डबल गवर्नमेंट नहीं देखा था। ठीक है, अब ये एक्ट विलियम पिट ने इसीलिए लाया था क्योंकि जो वीकनेसेस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में थी, या जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में चीजें थी, इनको कंट्रोल करने के लिए। और अब विलियम पिट चाहता था कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो अब सारी की सारी आ जाए सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश के। दैट मीन्स दे शुड कम अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसी ही बिल इससे पहले भी जब हमने नॉर्थ की बात की थी, फॉक्स नॉर्थ कॉलिशन ने भी लाई थी। ठीक है, याद है यहां पे मैंने नॉर्थ की बात की, लॉर्ड नॉर्थ की, इसने भी ये बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल पास नहीं हुई। दैट बिल गॉट डिफीटेड और उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था।
ठीक है, and this is the first and the last time when the British minister were record on the Indian issue. ठीक है, now they want, these Britishers want to increase their control on the British government, ये increase their control on the Indian side. ठीक है, and company officially recognized it and referred it as the British possession in India. They used this term first time, that is the British possession in India. ठीक है, अब यहां पे आप पहले स्ट्रक्चर देखिए इस क्या था। पहले हमारे पास था ऊपर, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट वाज द विलियम पिट्स। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इसने और एक चीज लाई, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये नई चीज इन्होंने लाई, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे हमारे पास थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद हमारे पास था, दैट इज द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे क्या था, दिस वाज इन बंगाल, और इसके नीचे था हमारे पास दो और चीजें, दैट वाज बॉम्बे एंड मैड्रास। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। दिस वाज द स्ट्रक्चर अंडर दिस पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, दिस अब ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज की गई, यहां पे बोला गया कि भाई साहब यहां पे एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, एंड दिस अथॉरिटी विल बी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दिस अथॉरिटी विल बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड ये जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इट विल हैव द 6 मेंबर्स। कितने होंगे? 6 मेंबर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होंगे, और among these 6 members 2 will be the cabinet ministers, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, और 4 मेंबर्स जो होंगे वो प्रिवी काउंसिल से होंगे। 4 मेंबर्स जो है वो प्रिवी काउंसिल से होंगे। ये चीज आपको याद रखनी। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होगी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होगी, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, all the administrative functions, they will be put forward to these board of control. So these board of control will administer the administrative functions, responsible for administrative functions, administrative functions, administrative functions जितनी भी होगी, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हमारे पास हो, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो किसके अंदर डाली गई, दैट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। ठीक है, एंड दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इससे पहले था, दिस विल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसके लिए क्या काम रखा गया, जितनी भी कमर्शियल फंक्शंस है दैट विल बी अंडर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, क्या मैंने यहां पे क्या बात बोली कि जो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। दैट मींस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम जो है दैट विल बी द कमर्शियल फंक्शंस, दैट विल बी ट्रेड वगैरह, कमर्शियल फंक्शंस। अब आप देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो ब्रिटिश में होगा, ब्रिटेन में रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। एंड दिस सेटअप, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड दिस कमर्शियल फंक्शन, दिस वाज collectively called as, this was collectively called as double government. This was the concept of the double government, this board of control and court of directors. ठीक है, और यहां पे जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, that was reduced from 4 to 3, reduced from 4 to
3. That means now the structure will be, अभी क्या था स्ट्रक्चर 4+1, now the structure will be 3+1. 3+1. और ये भी यहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा गया कि भाई साहब द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास वर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन मैटर्स ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. और इससे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी दैट आई थिंक मैंने उस टाइम पे आपको नाम नहीं बोला. आई थिंक वेयर इज दिस रेगुलेटिंग एक्ट. यस, आई टोल्ड यू दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज द वारन हेस्टिंग. ठीक है, सॉरी भूल गया था, वो वारन हेस्टिंग. आप भी याद दिलाया करो, वारन हेस्टिंग्स. He was the first governor general of Bengal and last governor of Bengal. ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे. आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. एंड दिस वाज द पिट्स इंडिया एक्ट और द हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784. तो ये चीज. नाउ इसके बाद हमारे पास और एक एक्ट आता है. ठीक है, दैट इज द एक्ट ऑफ 1786, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और जो बहुत कम बुक्स में लिखा भी गया है, क्योंकि इसके बाद आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा एक्ट ऑफ 1793. लेकिन एक्ट ऑफ 1793 से पहले हमारे पास आता है दैट इज द एक्ट ऑफ 1786. एक्ट ऑफ 1786. कुछ चीजें देखोगे आप जो बहुत बुक्स में नहीं लिखी है, बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखी है. मैं इसीलिए हूं ना यहाँ पे. टेंशन क्यों लेना, टेंशन नहीं लेने का. अब देखिए 1786 में पिट्स एक बिल पास करता है, मूव ऑन करता है, पास नहीं करता, मूव करता है. वो क्या चाहता है कि जो कॉर्नवालिस हो, कॉर्नवालिस एक्सेप्ट करे गवर्नर जनरलशिप ऑफ इंडिया. क्या काम करता है 1786 में पिट्स? पिट्स क्या काम करता है? बिल मूव करता है पार्लियामेंट में. किसके लिए? सो दैट जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस वो क्या काम करे? वो गवर्नर जनरलशिप ऑफ इंडिया क्या काम करे? GGI इंडिया की एक्सेप्ट करे. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. यहां पे ये चीज की गई. ठीक है, अब जो है कॉर्नवालिस एक्सेप्ट करते हैं और यहां पे एक्ट आता है हमारे पास. ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाली चीज. बाकी सारी पॉइंट्स इसमें याद नहीं रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है. कॉर्नवालिस के लिए अलग एक एक्ट बनाया जाता है. नाउ हियर कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1793. अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात करते हैं तो यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है इन हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल. देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर. कॉर्नवालिस बोलता है कि मैं रहूंगा यहां पे, बट द गवर्नर जनरल जो मैं बनूंगा, आई विल रिसीव द वीटो पावर. मेरे पास वीटो पावर होना चाहिए ओवर द काउंसिल. वीटो पावर, देन गवर्नर जनरल वीटो पावर ओवर काउंसिल. काउंसिल के ऊपर मुझे वीटो पावर मिलना चाहिए. और जितनी भी सैलरीज होगी फॉर द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दे विल बी पेड बाय द कंपनी रेवेन्यू. ठीक है, ठीक है. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक सेकंड, इसको क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनकी सैलरी वो कौन पे करेगा? वो पे करेगी कंपनी. दैट मीन्स इंडिया. वो यूरोप में बैठे हैं लेकिन उनकी जो सैलरी है वो कौन देगा? वो इंडिया देगा. वो इंडिया देगा वो सैलरी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. और यहां पे और एक चीज भी, यहां पे जो मोनोपोली है, यहां पे
एक्सटेंड किया गया, जो इनको चार्टर दिया गया था मोनोपोली का, दिस वाज एक्सटेंडेड फॉर मोर 20 years, दैट मोनोपोली फॉर नेक्स्ट 20 years. फॉर नेक्स्ट 20 days नहीं है, 20 years है, सॉरी, 20 years, नेक्स्ट 20 years के लिए इनकी मोनोपोली बढ़ाई गई, ठीक है. और यहां पे और एक चीज भी की गई कि इसने स्टार्ट किया अब लॉज को कोडिफाई करना. अब ये चाहता था कि लोगों को लगे कि भाई साहब लॉज कोडिफाई हो गए हैं तो लोगों को इंप्रेशन पड़ेगा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, ठीक है. और ये भी बोला गया है कि सीनियर मेंबर्स जो होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे विल नॉट बी एबल टू लीव इंडिया विदाउट द परमिशन. परमिशन के बिना वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, इंडिया से बाहर नहीं जा सकते. सो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज यहां पे हुआ था, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज. कोडिफिकेशन ऑफ लॉज यहां पे स्टार्ट हुआ था, ये चीज हमें याद रखनी है. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एक्ट, देयर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813. आई डोंट नो पेन को क्या हुआ है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813. अब आप देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्यों आया, क्योंकि ब्रिटेन इस टाइम पे इन द मिड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है. अब ब्रिटेन नए मार्केट्स को देख रहा था, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स, तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इनके पास था, बट इनको अब मार्केट देखना था खुद के लिए, ठीक है. और यहां से जो इनको फिर से 20 साल की मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो पार्लियामेंट और पब्लिक है वो अपोज कर रहे थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को, और डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब फ्री ट्रेड होना चाहिए. दैट इज जिसको हम लेजर फेयर पॉलिसी कहते हैं, ठीक है. अब यहां पे ये चीज बोली गई कि भाई साहब कि नियर पॉसिबली जो कंपनी है टू फंक्शन बोथ एज द कमर्शियल एंड वेल एज पॉलिटिकल एंटिटी, ये तो दोनों चीजें खुद ही कर रहे हैं, अब हमारे लिए भी कुछ रहने दो. और यहां से और एक चीज हुई थी कि जो नेपोलियन वार्स थे उसने ग्रेटली इंपैक्ट किया था यूरोप को. अब यूरोप के लिए एक चीज सही रह गई थी कि भाई साहब हमें अब यूरोप से बाहर देखना पड़ेगा. वी हैव टू प्रमोट ब्रिटेन टू लुक बियॉन्ड यूरोप. और अब इनकी नजर पूरी तरीके से इंडिया पे पड़ी, ठीक है. और यहां से देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. पहली चीज मैंने क्या बोली कि ब्रिटेन जो था इट वाज द मिड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इनको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए मार्केट चाहिए था, एक तो वो चीज. दूसरा, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनको 20 साल की मोनोपोली फिर से मिली थी. अब वहां के लोग भी चाहते थे कि देयर शुड बी द फ्री ट्रेड, लेजर फेयर पॉलिसीज होनी चाहिए. अब वो चीज बढ़ गई. यहां से नेपोलियन वार्स ने क्या काम किया था, यूरोप को पूरी तरीके से कंगाल के रखा था, ठीक है. अब ब्रिटेन मजबूर हो गया था कि हम ब्रिटेन से बाहर देखें, यूरोप से बाहर देखें. और एक चीज खड़ी हो गई थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो बोल रहे थे कि भाई साहब हमें जाने दो इंडिया, ठीक है, हमें इंडिया जाने दो, ताकि हम वहां पे क्या काम कर सके, क्रिश्चियनिटी फैला सके, ठीक है. अब यहां पे देखिए, यहां पे 1813 में क्या होता है, 1813 का एक्ट इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी. कंपनी मोनोपोली जो थी, जो कंपनीज मोनोपोली थी ट्रेड पे, दैट वाज ब्रोकन. कंपनी मोनोपोली एंडेड. कंपनी मोनोपोली क्या हुई थी, वो एंड हो गई. लेकिन देयर वाज द एक्सेप्शन. व्हाट वाज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन वाज दे कैन, दिस जो कंपनी है
दो एक्सेप्शंस थी, दैट एक तो दे कैन ट्रेड इन टी एंड ओपियम। ये याद रखना है आपको, बहुत सारी जगह पे सिर्फ ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना लिखा है, लेकिन देयर वाज द ट्रेड इन टी एंड ओपियम विथ एंड गुड्स, मतलब हम बोल सकते हैं विथ चाइना। चाइना के साथ ट्रेड ओपन था, चाइना के साथ आप ट्रेड कर सकते थे, बाकी सब के लिए ट्रेड बंद था। और इसी टाइम पे ये चीज याद रखनी है आपको, दिस एक्ट एक्सपेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, अब बोला गया कि भाई साहब कि इससे पहले आपको याद है, पहले जब मैंने पढ़ाया था पहला वाला एक्ट, तो वहां पे मैंने बोला कि भाई साहब कि दिस कोर्ट्स विल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ऑन द यूरोपियंस। नाउ दिस एक्ट of 1813 expanded the jurisdiction. That means there will be the jurisdiction over the British and other European subjects. That means expand jurisdiction. Jurisdiction of Indian courts. That means क्या jurisdiction बढ़ा था? That means they will have the jurisdiction on both Indians एंड यूरोपियंस, दोनों के लिए। और इसी टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज वाज अलाउड टू कम टू इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया इंडिया में आने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनको अलाउ भी किया गया कि वो यहां पे रह सकते हैं लाइसेंस के तौर पे। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज बोला गई है यहां पे, इंपॉर्टेंट चीज जो है कि यूरोपियंस जो है दे विल फंड फॉर द एजुकेशन। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीस एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ये चीज भी बोली गई। फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड द साइंस। ठीक है, और यहां पे प्रपोज किया गया था। अब नाउ रिमेंबर दिस थिंग, दे प्रमोटेड या दे प्रपोज्ड दैट देयर शुड बी अ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द सिविल सर्विसेज। ओनली प्रपोज इन दिस एक्ट, नोट करके, ओनली प्रपोज्ड यहां पे नहीं किया गया, सिर्फ प्रपोज किया गया। लेकिन उसको अगर इट दिस रिफॉर्म फेस्ड नंबर ऑफ अपोजिशंस एंड इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड एट दैट टाइम। क्या बात कर रहा हूं मैं? दैट सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। क्या बोला गया था यहां पे? क्या मैंने क्या बात की? दैट प्रपोज्ड ओपन कंपटीशन, प्रपोज्ड ओपन कंपटीशन बट वाज रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट किया गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दैट 20 साल बाद और एक चार्टर आया एंड दैट चार्टर इज कॉल्ड एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Now this Charter Act of 1833, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ये जो एक्ट है, आपने इसका नाम सुना होगा कि दिस इज अ चार्टर एक्ट ऑफ 18, बट दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और एक नाम भी दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट हेलेना एक्ट। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि
ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, बिकॉज इट ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ द आइलैंड ऑफ जो सेंट हेलिना था, दैट वाज लोकेटेड इन द साउथ अटलांटिक, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। समझ आ रहा है? इसी एक्ट में ये सारी, क्योंकि ये एक्ट ना बहुत बड़े होते थे, अब हम जो पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज, कल को क्वेश्चन आ सकता है, सेंट हेलिना एक्ट। वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम। St. Helena Act. Now let us come to the main provisions of this act. What were the main provisions of this act? तो इसका भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में जो है बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे पहुंचा था, ठीक है। अब ये उसी की तरह अब नए एक्सपोर्ट मार्केट को देख रहे थे, और 1830 के बीच में वहां पे क्या आती है, द विग्स, जिनको लिबरल पार्टी कहा जाता है, वो पावर में आते हैं। और देयर वर टू मेन लिबरल्स, दैट इज मैकावली एंड जेम्स मिल। दे वर हैविंग द विजिबल इंपैक्ट ऑन दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपने मैकावली का कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने जेम्स मिल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। सो दीज वर टू लिबरल्स, लिबरल इकोनॉमी की बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे, एंड इनकी वजह से एक पार्टी वहां पे फॉर्म हुई, दैट इज द लिबरल पार्टी, जिनको द विग्स भी कहा जाता था, ठीक है। नाउ यहां पे व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उनकी बात करेंगे, क्योंकि ये एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमें वो सारी चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है। पहली चीज जो है, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं उसी हिसाब से। पहला जो है, जो गवर्नर जनरल था, उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या चेंज आई। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव, पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स, नाउ थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव पावर्स, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत डेप्थ से आ रहे हैं, तो इसीलिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। नाउ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ही वाज मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप देखिए, यहां पे हमने बात की थी, कहां गया, नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वाज नाउ मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इसका जो काउंसिल होगा, काउंसिल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंडियन काउंसिल। अब वो जो है गवर्नर जनरल काउंसिल नहीं होगा, वो इंडियन काउंसिल होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी। और दूसरी चीज यहां पे, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट वाज द विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। He became the first governor general of India. Now civil, military and revenue matters were controlled by governor general. क्या क्या, सिविल प्लस मिलिट्री प्लस हमारे पास कौन कौन से थे, दैट इज द रेवेन्यू, दे विल बी ऑल अंडर द गवर्नर जनरल। सारे गवर्नर जनरल के पास होंगे। दैट मीन्स ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स विल बी विद द गवर्नर जनरल। एंड द फर्स्ट टाइम the government that was run by the governor general was considered as called as the government of India। ये आपको याद रखनी है, government run by governor general was called as, क्या बोला गया है इसको, that is the government of India। पहली बार इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, that was in the Charter Act of 1833, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द, दिस वाज द एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेट अस कम टू द लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स, नाउ व्हाट हैपेंड टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे दिस एक्ट ऑफ 1833, this deprived the governor of Bengal, Bombay and Madras of its legislative powers। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बॉम्बे प्लस मैड्रास,
बॉम्बे एंड मैड्रास जो था, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स, डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। इनको बोला गया यू विल नॉट हैव एनी लेजिस्लेटिव पावर नाउ, ठीक है, ये चीज बोली गई। इवन इन द 1861 फिर इनको जो है वापस दी जाती है पावर्स इन द 1861, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी बोला गया यहां पे, अभी जो आप देख रहे थे, अभी तक जो चीजें आ रही थी, अभी तक जो चीजें आ रही थी, जितने भी रूल्स थे कंपनी के जो यहां पे लागू हो रहे थे, दे वर कॉल्ड एज द रेगुलेशंस, बट नाउ रूल्स विल बी कॉल्ड एज एक्ट्स, rules will be called as now they are acts, that means they are laws, they are acts, they will be called as acts, they will not be called as the regulations now। इससे पहले regulations बोला जाता था। और यहां पे ऐड होता है और एक, यहां पे जो है और एक बंदा ऐड होता है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 3+1। Now, this act provided for the appointment of fourth member. Fourth member added to executive council. Fourth member. Fourth member added. But he had no voting rights. He could only attend the meeting on invitation. He had having no voting rights. Fourth member, no voting rights. ये आपको याद रखना है, बहुत सारी बुक्स नहीं लिखती है, no voting rights। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर यहां से आपने ये सारे एक्ट्स पढ़ लिए, एश्योर करता हूं यूपीएससी हो, जेकेपीएससी हो, जेकेएसएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, इन रेगुलेटिंग एक्ट से कोई भी क्वेश्चन डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। that means this fourth member will not have any of the voting rights. He could only attend the meeting on invitation. Attend on invitation। सर ये था कौन भला जिसको खामखा पे बनाया गया और काम कुछ नहीं, ठीक है। he was the law officer, ठीक है, law officer or we can say law member, he was a law member and the first law member was T.B. Macaulay। T.B. Macaulay was the first law member, ठीक है। और एक चीज यहां पे बोली गई, ठीक है, और एक चीज यहां पे बोली गई, सॉरी रोजा है इसीलिए थोड़ा सा गला खुश्क होता है। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे और एक चीज बोली गई कि भाई साहब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव द वीटो पावर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वीटो पावर ऑन डिसीजंस ऑफ गवर्नर जनरल, ऑन डिसीजंस। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज गिवन द पावर ऑफ वीटो, कि कोई भी लॉ अगर बनाता है कौन? ऑन डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल, और वी कैन से लॉज, ठीक है, काउंसिल में। ये चीज आपको याद रखनी है। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट, दिस थिंग वॉज इंपॉर्टेंट एंड दीज वर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। और एक चीज यहां पे नाउ द एक्स्ट्रा पॉइंट्स, दैट एक्स्ट्रा पॉइंट्स outside these legislative and these parts, this act of 1833 this abolished जो earlier दो conception ये exceptions थी, that is the trade with the tea, trade in the opium and trade with the China, this was abolished, that means monopoly abolished। monopoly abolished fully, ठीक है। एंड कंपनी को अब अपना कमर्शियल बिजनेस वाइंड अप करना था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था,
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की हमने बात की थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे था इंडिया में, असल में वो ब्रिटेन में था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारी फंक्शंस देखता था। अब वहां पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट रिप्लेस कर दिया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो रिप्लेस किया गया किससे? बाय द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, ये आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक है, ठीक है। और यहां पे एक लॉ कमीशन भी बिठाया गया। लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट इज इन द फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन that was appointed on 1834, first law commission, first law commission। that was appointed in 1834। ठीक है, and this was under the chairmanship of, as we know, the Lord Macaulay। ठीक है, and after that we saw that these IPCs, Indian Penal Code, and CRPC, CRPC हमारे पास these जो हमारे पास इंडियन पेनल कोड था, कोड ऑफ सिविल्स एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर्स है। सो ये सारे एनेक्ट हुए बिकॉज ऑफ दिस लॉ कमीशन। ठीक है, नाउ यहां पे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी हुई कुछ। सिविल सर्विस, देखिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बोला था कि इन द 1813 देयर वाज एक मूवमेंट चली थी कि भाई साहब अब हम क्या काम करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लेकिन उसको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज यहां पे बोली गई। अब जब यहां पे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में क्या काम किया गया, इस एक्ट ने पावर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं कैंडिडेट्स थ्रू द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। नॉमिनेट, दैट मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर सकते हैं किनको? नॉमिनेट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। किसके लिए? फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमें। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। और यहाँ पे जो जॉब्स और सर्विसेज थे इवन वो ओपन की गई थी। जॉब्स एंड सर्विसेज वायर ओपन, द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन वाज नॉट इफेक्टिवली ऑपरेटेड। बस हम बोलते हैं क्या ऐसे, लेकिन छोटे छोटे जॉब्स में जो है इंडियंस को दिया गया था थोड़ा सा, कि वो इंडियंस वायर गिवन लिटिल बिट कि भाई साहब आप कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज भी हुई, गवर्नर जनरल जो था ही वॉज डायरेक्टेड टू वर्क टुवर्ड्स द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, और इसी टाइम पे एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी वर्क ऑन। स्लेवरी, और फिर यहां पे एक्ट आता है, दैट इज द इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843। इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843, जिसमें ये एबॉलिश हो जाती है स्लेवरी सारी की सारी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा था अंग्रेजों ने, और स्लेवरी एक्ट को खत्म कर रहे थे। ठीक है, यहां पे और एक चीज भी असल में हुई थी कि यहाँ पे जो है नई प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, जो है आगरा एंड फोर्ट विलियम्स। ठीक है, यहाँ पे आगरा एंड फोर्ट विलियम्स नई प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, लेकिन ये फिर कभी वजूद में नहीं आई, ये बस नाम पे ही रही थी, ऐसे कभी नहीं बनी। ठीक है, कल को क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख लेना नोट दैट जो हमारे पास जॉब्स और सर्विसेज है, मेड ओपन फॉर इंडियंस।
मेड ओपन फॉर इंडियंस, असल में तो था नहीं उतना, लेकिन बुक्स में लिखा गया है तो हमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें भी याद रखनी पड़ेगी। नाउ दिस वाज द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड दिस वाज द इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ वी हैव अनदर एक्ट, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नाउ दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहाँ तक हमें पढ़ना है, ये एक्ट हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, फिर हम रिवोल्ट 1857 के बाद वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन यहाँ तक हमें ये सारी चीज़ें देखनी थी। अब यहाँ पे इस ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि जब आप कहीं पे देखते हो कि अगर आप कोई लेयर ऑफ ऑफिसर्स रखते हो, लेयर ऑफ चेकिंग्स रखते हो, तो वहां पे एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दीज बोर्ड एंड कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इशू वाज रेज्ड कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एफिशिएंसी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और इसी टाइम पे इंडियंस क्या काम करते हैं, यहां पे कुछ एसोसिएशंस बनती है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे एसोसिएशन बनती है, मद्रास नेटो एसोसिएशन बनती है। ठीक है, जो डिमांड कर रहे होते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमें भी पार्टिसिपेट करने दो गवर्नेंस में। ठीक है, अब ये सारी चीजें सामने होती है और इसी तनाजुर में क्या काम करते हैं, ये लेके आते हैं सामने, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ दिस एक्ट, फर्स्ट थिंग व्हाट दिस एक्ट डिड, दिस एक्ट reduced द स्ट्रेंथ ऑफ सीओडी, reduced स्ट्रेंथ ऑफ सीओडी। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि सीओडी में कितने मेंबर होंगे, 24। अब इसको रिड्यूस करके बनाया गया 18। ठीक है, अब यहां पे इंट्रोडक्शन होता है, इन दिस एक्ट देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, लेकिन बट एग्जाम विल बी हेल्ड इन लंदन। एग्जाम कहां पे होगा, एग्जाम विल बी हेल्ड एट लंदन, एग्जाम लंदन में होगा। एंड द फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाइड दिस एग्जाम वाज एस एन टैगोर। फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट वाज एस एन टैगोर, एस एन टैगोर, एस एन टैगोर, एंड ही क्वालिफाइड इन 1863 टू 1864। इस तनाजुर में इस टाइम पे इसने किया था। ठीक है, नाउ इन दिस एक्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, कंपनी डिसअपियर्ड एज अ कमर्शियल एजेंसी। अब आपको कोई कमर्शियल एजेंसी यहां पे दिख नहीं रही थी। नाउ दिस वाज ओनली रिमेनिंग एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द क्राउन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे मैंने इससे पहले आपको बोला था कि लॉ मेंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द फोर्थ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, not legislative council, imperial council, we can say executive council of the governor general of India. Now this law member was made a full-fledged member, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर उसको इनवाइट करेगी तभी वो जा सकता है, he will not have any voting power. But from this act of 1853, a law member was made, law member was made full-fledged member of Governor General Executive Council. Full-fledged member of Indian Council. Now हम गवर्नर जनरल काउंसिल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंडियन काउंसिल। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉज। ठीक है, ठीक है,
और यहाँ पे और एक चीज़ भी बोली गई, यहाँ पे जो है एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए। अब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या इंडियन काउंसिल क्या था? गवर्नर जनरल साहब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, अब उसका काउंसिल क्या था? दैट वाज 4+1। नाउ ये चीज आपको याद रखनी है, दिस वाज 4+1 अगेन। लेकिन इस 4+1 के साथ और एक चीज रखी गई, दैट देयर विल बी एडिशनल, ठीक है, देयर विल बी एडिशनल 6 मेंबर्स, 6 एडिशनल मेंबर्स, जिन 6 में से 4 जो हैं दे विल बी इंडियन सिविल सर्वेंट्स, 4 इंडियन सिविल सर्वेंट्स आईसीएस से, 4 होंगे इंडियन सिविल सर्वेंट्स, और 2 जो होंगे दैट विल बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए मैंने यहां पे आपको ये बोली, ये आपको याद रखनी है। कल को आप बोलते सर कहीं पे लिखा होगा 11 मेंबर्स थे, तो आप बोलोगे सर कौन से 11 मेंबर्स थे, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब यहां पे जो है और एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, देयर वाज सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप वाज क्रिएटेड, and this lieutenant governorship was created for the Punjab in 1859। नोट करके लिखना, ये पूछा जा सकता है कभी कि कब। this as separate lieutenant governorship, as separate ये पेन को क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, separate lieutenant governorship was created। वो किसके लिए था? फॉर, दैट वाज फॉर पंजाब, पंजाब के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखनी थी ये चीज, ठीक है। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो किया गया, ठीक है, जिसको हम कॉन्वेंट सिविल सर्विसेज बोलते, वाज मेड अवेलेबल टू इंडिया एज वेल। ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी थी। सो दिस वाज द, हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, ठीक है, दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो हमें याद रखनी थी। सो आई थिंक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, या वी हैव द लिंक ऑफ द ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शंस। जो हमारी चैनल की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप वहाँ पे आके मेरे से सवाल पूछ सकते हो कोई भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।